घर जमाई पार्ट 2। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो जाए, यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा ही हूँ, छाती फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? अब की हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहते हो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने ओंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने, छोटे साले ने कहा। अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठकर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। ना हृदय का अंत था, ना उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वह केरियां चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आँखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है।
वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुँह से यह शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे इतना बुला दिया, देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वहीं कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और सामने मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी तो कै दिन ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना, मुझसे ना कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता ना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने पीछे फिर कर भी ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों और लिसेड़ों में एक स्वर्गीय आनंद स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति का था सुना रहा हो। वहाँ की वायु में वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में ना जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान ना था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से ना हंसी थी। रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसौड़ा था, कितना चिबिल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर आओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी।
सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है, नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैरस होते ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएंगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे हरिधन? उसका अब मैं ना देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे, लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो हरिधन वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों से ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्बलन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा, तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मात्र बहल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का पौड़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षु नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं, अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था, अब उसका मुँह ना देखूंगा। यह थी घर जमाई की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।